हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो पिछली एक्सरसाइज देखी है उनमें हमने देखा है कि भाई वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब बारी आई है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं कि हमको ये चीज पता है कि भाई किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर नंबर में करते हैं तो हमको एक नंबर मिलता है। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो भी हमको मैट्रिक्स मिलता है। लेकिन वेक्टर में थोड़ा सा फंडा अलग है। वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम समझने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमको दो वेक्टर दिए जाते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। और स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर मतलब कि डॉट। ठीक है, ये डॉट। ठीक, चाहे तो इस तरीके से लिख लीजिए, ये डॉट आपका बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं, डॉट स्केलर प्रोडक्ट। तो अंतर क्या है इसमें कि जब हम कोई भी वेक्टर्स हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमको दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये अंतर होता है। तो अगली जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। चलिए, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल पढ़ेंगे अपन। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको हम शो करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। अब यहां पर कॉस थीटा कहां से आया, तो देखिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरीके से ये ए है, कोई वेक्टर बी इस तरीके से ये है, तो इनके बीच का जो ये एंगल बनता है ना थीटा, ये है आपका थीटा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलता है वो मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसी पर कुछ बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि जरूरी लगेंगे क्योंकि उन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, क्योंकि यहीं से कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए ये जो ए डॉट बी है ये क्या है आपका, एक रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर। दूसरी चीज आती है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपका वेक्टर ए और ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं। वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, इफ वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वी, तब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा ये, इससे आप शो करेंगे। तो ये चीज हमने समझ ली कि भाई ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, एक रियल नंबर। दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास वेक्टर ए जीरो है, ठीक है, या तो वेक्टर ए जीरो हो गया या वेक्टर बी जीरो हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में आप अपने डॉट प्रोडक्ट को कैसे शो करेंगे। तो हमको ये चीज पता है कि देखो अगर ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया तो थीटा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रही हूं, आप बस समझिएगा इस चीज को कि मान लीजिए अगर इन दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया, या तो ए वेक्टर जीरो हो गया या बी वेक्टर जीरो हो गया, तो हमको ये चीज पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहां पर अगर हम फाइंड करते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो चाहे बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, जब वेक्टर ही जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसे भी देखा जाए तो अगर मान लीजिए वेक्टर ए जीरो है, मतलब ये जो थीटा है ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, राइट। तो थीटा डिफाइन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप डॉट प्रोडक्ट को कैसे शो करेंगे, इस तरीके से कि अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो जाता तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हालांकि ये चीज मुझे डेफिनेशन के साथ बतानी थी, चलो अपन ने समझ लिया। अब तीसरी चीज आती है कि अगर ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ इफ लगा देते हैं, इफ वेक्टर ए इक्वल टू जीरो या फिर बी जीरो, तो थीटा क्या रहेगा, डिफाइन नहीं रहेगा। उस कंडीशन में अपन
जो डॉट प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से शो करेंगे। अब तीसरी चीज ये आती है कि अगर वेक्टर ए भी 0 नहीं है, वेक्टर बी भी 0 नहीं है और वेक्टर ए डॉट बी 0 है, तो क्या रीजन हो सकता है? समझ में आ रही बात? भाई यहां पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब यहां पर मैं आपको क्या कह रही हूं कि भाई ए भी 0 नहीं है वेक्टर, बी भी 0 नहीं है, और अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है यानी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात है कॉस थीटा पर सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी। यानी अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, देखो तीनों में से कोई भी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला है कि ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए डॉट बी 0 है, तो किस पर डिपेंड करेगा? ये कॉस थीटा पर। तो अगर ए डॉट बी 0 है देन कॉस थीटा जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है ना। देखो यहां पर समझते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, एक मिनट इसको मैं हटा देती हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया ना। इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट हम इससे फाइंड करेंगे। क्लियर? इसके बाद पहली चीज क्या है कि ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी, ये एक रियल नंबर है। अगर ए 0 है या फिर बी 0 है तो सीधी सी बात है दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो ये पूरा 0 रिजल्ट दे देगा, वही लिखा है। इसके बाद तीसरी चीज हम समझ रहे हैं अभी, तो इसको मैं हटा रही हूँ, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर अब हम तीसरी चीज समझने वाले हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई अगर स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है दो नॉन जीरो वेक्टर का, तो इससे शो करेंगे। और जो थीटा है ये इनके बीच का एंगल है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो थीटा रहेगा वो 0 to पाई के बीच में ही रहेगा, ठीक है। पहली चीज समझ ली कि ए डॉट बी जो होता है ये क्या होता है, एक रियल नंबर। इसके बाद दूसरी चीज हमने ये समझ ली कि अगर वेक्टर ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो जाता है तो जो ए डॉट बी है वो भी 0 हो जाता है। अब हम तीसरी चीज समझने वाले हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए भी 0 नहीं है, वेक्टर बी भी 0 नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये नॉन जीरो है दोनों वेक्टर, ठीक है, एंड वेक्टर ए डॉट बी 0 है, तो इसकी कंडीशन क्या है? ये एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है इफ cos थीटा इक्वल टू 0। देखो सीधी सी बात है, समझते हैं कि हमारा जो a डॉट बी होता है वो फॉर्मूला आपके साइड में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो वेक्टर a ये हो गया वेक्टर b और ये अपना cos थीटा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं, दोनों 0 नहीं है, मतलब ये तो एज इट इज अपन ने लिख लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये इसकी वैल्यू जो है ये 0 आ रही है, तो सीधी सी बात है कि ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, मतलब जो cos थीटा ये 0 हो जाएगा, उसी कंडीशन में ये पूरा 0 होगा। अब cos थीटा अगर 0 है मतलब थीटा अपना क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझाती हूँ साइड में। तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा किस डिग्री पर या किस रेडियन पर 0 होता है, तो हमको ये चीज पता है कि ये होता है cos थीटा होता है 90 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 यानी थीटा आ जाएगा पाई बाय 2। तो कहने का मतलब ये है यहां से एक कंडीशन निकल कर आती है जो कि क्वेश्चंस करने में आपको काम में आएगी। यहां पर कंडीशन ये आती है, इसको मैं हटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर a डॉट बी 0 है, ठीक है, और ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में cos थीटा 0 होगा, तभी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहां से एक कंडीशन निकल कर आती है कि अगर a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो a डॉट बी उसी कंडीशन में 0 होगा जब cos थीटा 0 होगा। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इसका पाई बाय 2 होता है, ठीक है। और थीटा पाई बाय 2 है मतलब कि ये दोनों वेक्टर जो हैं इन्हीं के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो है आपका थीटा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? तो मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको ये पूछा जा सकता है कि शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो आप कैसे शो करेंगे? तो भाई ये दोनों वेक्टर उसी कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगी जब ए डॉट बी जो रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो ये चीज
आपको ध्यान में रखनी है। और इसके पीछे का रीजन भी अपन ने समझ लिया कि ए बी दोनों जीरो नहीं है, लेकिन ए डॉट बी जीरो है क्योंकि कॉस थीटा जीरो है। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इसका π/2 होता है। और थीटा अगर π/2 यानी 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यही समझ लेते हैं फोर्थ, कि अगर हमारे पास मान लीजिए थीटा जो है ये 0 डिग्री है, समझ रहे हैं बात को? अभी थीटा अपन ने 90 वाली कंडीशन समझ ली। अब थीटा अगर 0 है तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हमको ये चीज पता है कि जो ए डॉट बी होता है वो क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर ए एज इट इज, वेक्टर बी एज इट इज, ठीक है। और जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान दें, अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, फिगर से समझते हैं, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर थीटा 0 है, ये वेक्टर ए गया और वेक्टर बी कहां पर बनना चाहिए भाई? 0 डिग्री एंगल है, मतलब यहीं पर ही रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा वेक्टर बी भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 0 है, बात समझ में आ रही है भाई? थीटा 0 है, 1 डिग्री भी नहीं है। अगर 1 डिग्री भी होता ना तो थोड़ा सा एंगल अपने को दिखता भाई। 1 डिग्री, खैर 1 डिग्री तो ये भी नहीं है, ये भी कम से कम 20 to 30 है। देखो अगर 1 डिग्री भी होता तो इतना छोटा तो एंगल बनता, लेकिन ये एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया? थीटा जो है ये 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए के ऊपर ही आपका वेक्टर बी आएगा, उसी कंडीशन में जो थीटा रहेगा वो 0 रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल रहेंगे अगर थीटा 0 रहेगा। तो यहाँ पर थीटा 0 रहेगा, देन वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के इक्वल रहेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात? और थीटा अपन ने 0 रख दिया, कॉस 0 होता है 1। और जब ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर भी वेक्टर ए, यहाँ पर भी वेक्टर ए आ जाएगा, कॉस थीटा हो गया 1, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। और बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि थीटा 0 है। समझ में आ गई बात? तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये चीज भी कई जगह काम में आने वाली है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये हो गई। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो थीटा 90 रहेगा तब हमारे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे। थीटा 0 रहेगा, उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी चीज पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए फिफ्थ, थीटा अगर हमारा पाए है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो थीटा पाए है तो क्या दिक्कत है भाई? ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? पाए। ठीक है, और कॉस पाए क्या होता है? -1। तो ये -1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? अगली चीज समझते हैं। अब ये जो चीज है इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आई डॉट आई आ जाता है, यानी आई कैप डॉट आई कैप, या फिर जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, यानी कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और आई कैप के साथ आई कैप आ जाता है, या जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप, तो इनकी वैल्यू होती है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर मान लीजिए आई के साथ जे आ गया, जे के साथ के आ गया, या फिर आई के साथ के आ गया, यानी अलग अलग, देखो आई जे अलग अलग है, जे के अलग अलग है, आई के अलग है, तो इनकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर सेम रहेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट एक और देखते हैं कि अगर देखिए यहां से इसी फॉर्मूले से हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दी हुई हैं और इनका जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई ये फॉर्मूला है ना, इसी से सब कुछ आ जाएगा। तो कॉस थीटा यहीं रखेंगे अपन, तो कॉस थीटा अपन ने यहीं रखा। ठीक है, ये अपना ए डॉट बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये डिवाइड में चले जाएगा, तो अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लीजिए, तो इस तरीके से दो वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, इससे आप दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है, एक चीज और यहां पर देख ही लेते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है
स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अगर वेक्टर ए डॉट बी लिखा है तो इसको हम वेक्टर बी डॉट ए कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आगे बात। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं सारी चीजों की हमको जरूरत लगने वाली है। ठीक है, कि अगर हमको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो कैसे करेंगे, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम 0 शो कर देते हैं, मतलब दोनों वेक्टर हो जाएंगे परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं दोनों नॉन जीरो वेक्टर के बीच का। इसके बाद ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आई डॉट आई आया या के डॉट के या जे डॉट सेम आया तो वैल्यू 1 होगी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हो जाएगा आपका 0। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, इनकी भी जरूरत लगती है हमको। तो यहाँ पर देखिए ये अप्लाई होती है किस तरीके से कि अगर देखिए दो वेक्टर्स का सम हमको दिया है और उसके साथ अगर आप किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। समझ में आ गई बात। भाई ए का डॉट प्रोडक्ट किया बी के साथ, बीच में प्लस था, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट किया सी के साथ। यहाँ पर देखिए ये ए और बी जो है ये अपनी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। लेमडा जो है ये एक स्केलर है, तो इसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप देखिए, लेमडा दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या फिर आप कर सकते हैं कि लेमडा और वेक्टर ए पहले लेमडा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर आप क्या कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट लेमडा बी वेक्टर, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गई अपनी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि अगर अपने को दो वेक्टर दिए जाते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर अपने को दो वेक्टर दिए जाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे ये और हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमको दिया हुआ है वेक्टर b इक्वल टू b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप। ये दोनों वेक्टर हैं और आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट फॉर्म में हैं। तो इन दोनों का अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट करना है यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इनको, ठीक है, सबसे पहले तो हमने इनको लिख लिया। अब यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी उनका भी यहां पर यूज होगा, और इससे पहले डेफिनेशन के बाद जो ऑब्जर्वेशंस देखे थे उनका भी यहां पर यूज होगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो a1 आई कैप है इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन सभी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना a1 आई कैप और इस पूरे में अपन कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हालांकि जिस तरीके से अपन अभी तक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे ही करना है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो b1 आई कैप b2 जे कैप और ये हो गया b3 के कैप। ठीक है, a1 आई का कर रहे हैं हम अभी, फिर a2 जे का करेंगे तो प्लस a2 जे कैप का करेंगे b1 आई कैप b2 जे कैप और ये हो गया b3 के कैप। ठीक है, अब a3 के कैप का करेंगे पूरे में, तो ये लगाया अपन ने प्लस, बीच में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया a3 के कैप और वही b1 आई कैप b2 जे कैप और ये हो गया b3 के कैप। ठीक, अब बारी बारी से अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी के साथ इसको। ठीक है, क्लियर, तो चलिए कर देते हैं। तो a1 आई कैप b1 आई कैप, तो अब आप देखिएगा a1 b1 तो अपने कांस्टेंट हैं, तो a1 हो गया b1 हो गया। आई कैप अभी हमने समझा था कि आई कैप और आई कैप यानी सेम का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या हो जाते हैं 1। तो अभी अपन लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, a1 आई कैप b1 आई कैप, तो a1 b1 आई कैप प्लस a1 आई कैप का b2 जे कैप के साथ, तो a1 b2 लिख लिया अपन ने और ये हो गया आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में। तो अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ, तो ये हो गया आई कैप
और ये जे कैप। फिर A1 आई कैप B3 के कैप, तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, ये भी 0 हो जाना है। तो A1 B3 आई कैप के कैप, ठीक। तो इसको हमने सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर, ठीक। अब अपन इसका करते हैं पूरा का पूरा। तो A2 का कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा अलग शो करने के लिए मैं इस तरह से आपको बना देती हूँ ये, ताकि आपको क्लियरली दिख सके, ठीक। अब कर रहे हैं अपन A2J का सभी के साथ। तो ये हो जाएगा, देखो A2J कैप B1 आई कैप, तो ये हो जाएगा A2B1 J कैप आई कैप, ठीक। फिर A2J का B2J में, तो ये हो जाएगा आपका A2B2 J कैप J कैप। फिर A2J का B3K के साथ, तो ये हो जाएगा A2B3 J कैप K कैप, ठीक, क्लियर। तो ये भी हो गया। अब A3 K कैप का इसके साथ करना है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ कर रही हूँ मैं, प्लस ये क्या हो जाएगा A3 K कैप B1 आई कैप, तो ये हो जाएगा A3B1 K कैप आई कैप प्लस A3B2 K कैप J कैप प्लस A3B3 K कैप और ये K कैप, ठीक, ये भी हो गया। अब आपको क्या देखना है, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप में होगा तो वो 1 होगा, जे कैप का जे कैप में होगा तो 1 होगा, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप में होगा तो 1 होगा। बट अगर आई जे हो जाता है या जे के हो जाता है या अलग अलग रहेंगे तो वो हो जाएंगे 0, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसको अब मैं हटा देती हूँ। यहीं पर देखें आप, तो ये आई कैप वाला है, ये 1 हो जाएगा। ये आई जे वाला ये 0, ये आई के ये 0, ठीक। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये खत्म होगा। अब इधर की बात करते हैं अपन। तो आप देखें ये है A2B1 J और I, तो ये 0 हो जाएगा। A2B2 J कैप, तो J कैप है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका 1, यानी J कैप 1 और A2B2 रहेगा। इसके बाद J और K है, तो ये भी 0 होकर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। इधर आते हैं, तो K कैप I कैप ये 0, तो ये पूरा 0, K कैप J कैप ये 0, तो ये पूरा 0। यहाँ पर K कैप 1, मतलब इतना तो बचेगा। तो ये 3 चीजें अपनी बचेंगी, बाकी सभी हो जाएंगे 0, क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्वेशंस में देखा था कि आई कैप का जे कैप के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा, आई के साथ के का तो 0, जे का आई के साथ तो 0, जे का के के साथ तो 0, के का आई के साथ तो 0 और के का जे के साथ तो 0, ठीक। बचा क्या अपने पास बचा A1B1 आई कैप प्लस A2B2 J कैप प्लस A3B3 K कैप डॉट K कैप। लीजिए, तो देखिए ये हो गया 1, तो बचा क्या A1B1 प्लस ये हो गया 1, तो ये बचा A2B2 प्लस ये हो गया 1, तो ये हो गया A3B3। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है? इससे अपने को ये सीखने को मिलता है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में 2 वेक्टर का, तो आई का आई के साथ करना, जे का जे के साथ करना और के का के साथ करना, क्योंकि बाकी का करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर आई कैप में जे कैप का होगा डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 ही हो जाना है, ठीक है, अलग अलग होने पे 0 ही हो जाना है। इसलिए सेम का सेम में करिए। तो A1 का B1 में करिए, A2 का B2 में करिए और A3 का B3 में करिए, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये रिजल्ट मिला है। इससे अपने को समझ जाना चाहिए कि अगर 2 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हैं तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो A1 B1 का कर लीजिए बीच में प्लस, A2 B2 का कर लीजिए प्लस, A3 का B3 में कर लीजिए प्लस। अब ये साइन डिपेंड करेगा इन पर, अगर ये नेगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे उस तरीके से ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, तो यहाँ पर अगर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन की बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर हमने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर AB, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं किसी लाइन पर। तो यहाँ पर कोई लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन है जिसको हमने ले लिया L, ठीक है। तो अगर वेक्टर AB इस लाइन L के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस AB के प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें
तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलरली देखेंगे तो ये परपेंडिकुलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहेगी इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। देखिए सिंपल सी चीज है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर लाइट आएगी तो परपेंडिकुलरली ही इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो रहेगा ए बी का प्रोजेक्शन। चाहे तो यहां से लेके यहां तक आप ले सकते हैं इसको P। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या है। देखिए ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, प्रोजेक्शन। और अगर इसमें डायरेक्शन भी आ जाए तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। सिंपल सी चीज है ना। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं अपन तो प्रोजेक्शन रहेगा ए सी, लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्शन वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा भी रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये डिपेंड करेगी कॉस थीटा पर। समझ में आ गई बात? तो बस इतनी सी पूरी कहानी है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो यहाँ पर अपनी लाइन डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है, और इस ए बी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ से अगर हम लाइट फेंकते हैं तो सीधी सी बात है इस तरीके से परपेंडिकुलरली, ऊपर से बात कर रही हूँ मैं ना, ऊपर से अगर लाइट आती है, ऊपर से इस लाइन के जस्ट बिल्कुल ऊपर से तो लाइट आती है तो यहाँ परपेंडिकुलरली ही यहाँ पर प्रोजेक्शन बनेगा। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। तो देखेंगे ये जो AC वेक्टर है ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर, और प्रोजेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी A से C तक के बीच की डिस्टेंस, A से C तक के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ये स्केलर क्वांटिटी है, और प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया और इस पर वेक्टर लग गया यानी डायरेक्शन आ गई तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की अगर आप बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ये, और डायरेक्शन डिपेंड करती है कॉस थीटा पर। क्लियर? ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कॉस थीटा के हिसाब से ही इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव यानी अपोजिट या सेम हो सकती है। क्लियर? ठीक, चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है हमको, तो उनको समझ लेते हैं। तो जो वेक्टर P है, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, और अगर इसी का मैग्नीट्यूड कर दें, मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच की डिस्टेंस AC बोल लो या इसको P बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये जो रहेगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मैग्नीट्यूड यानी लेंथ को इस तरीके से शो कर रहे हैं। ये चीज आपको भी पता है स्टार्टिंग से इस चैप्टर में। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, सिर्फ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है कौन से वेक्टर का, वेक्टर ए बी का, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बी ऑन डायरेक्टेड लाइन एल। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीजें हैं जो समझने लायक थी, हमने समझ ली। अब इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अभी हमने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसमें भी जो ऑब्जर्वेशन थे वही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम में आएंगे। और यहाँ पर भी जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर है इसके भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। यानी यही समझ लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। चलिए, सो एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, ताकि अपन जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से समझेंगे तभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर समझ लिया हमने। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझते हैं। पहली चीज कि क्वेश्चन में जनरली आपसे यही पूछा जाएगा कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन आप फाइंड करिए। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ में आ रही बात? हमको प्रोजेक्शन किसका फाइंड करना है, वेक्टर ए का, राइट। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन वेक्टर बी। तो जिस पर फाइंड करना है, ठीक है, देखिए
वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो वेक्टर ए अपन ने एज इट इज लिख दिया और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में रहेगा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे हैं? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस पर, इसलिए जिस पर फाइंड करेंगे उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करते आपको आता है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए एज इट इज, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, थीटा इक्वल टू 0। अगर हमारा थीटा 0 हो जाता है उस कंडीशन में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन क्या रहेगा? देखिए अगर ए बी जो है इसका प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है और थीटा 0 है तो देखिए अभी हमने क्या समझा था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा यानी यहाँ 0 आ गया तो कॉस 0 होता है 1, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ए बी इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 0, भाई कॉस 0 क्या होता है, ये ए बी वेक्टर अपना भले ही एज इट इज है, कॉस 0 क्या होता है 1। समझ में आ गई बात? तो अगर थीटा 0 होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए बी इटसेल्फ। समझ में आ गई बात क्लियरली कि अगर थीटा 0 होता है तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी इटसेल्फ हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और इसी में एक और चीज कि अगर जो थीटा है वो आपका पाई हो जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी जो है वो हो जाएगा बी ए। ठीक, क्लियर? क्योंकि कॉस पाई क्या होता है -1, अब माइनस ए बी लिखोगे आप, माइनस ए बी तो माइनस ए बी को बी ए लिख सकते हो ना, ठीक है, तो बस वही चीज है। क्लियर? समझ में आ गया? तो मेन चीज ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी अगर फाइंड करना है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा 0 होता है तो ए बी का प्रोजेक्शन ए बी इटसेल्फ, और अगर थीटा पाई होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी हो जाएगा बी ए वेक्टर। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, सारे फंडे जो अभी हमने समझे क्लियर हो जाएंगे।